India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यौन उत्पीड़न दोषी तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास को जेल की सजा। दास पर ड्यूटी के दौरान महिला अधीक्षक का यौन शोषण का दोष। शिकायत दर्ज कराने के रोकने की कोशिश वाले अधिकारी पर जुर्माना। यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का फैसला किया रद्द। उपभोक्ता कोर्ट ने चोरी हुई नकदी की वापसी का दिया था आदेश। केरल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस सांसद के सुधाकरन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया। पुलिस को सख्ती बरतने से किया मना। क्राइम ब्रांच में होनी थी पेशी। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सहयोगी महिला पुलिस अधिकारी का यौन शोषण करने के दोषी तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। विल्लुपुरम की एक अदालत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी को महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को शिकायत करने के रोकने के साथ ही जुर्म में तत्कालीन एसपी डी कन्नन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 3 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई। ये फैसला विल्लुपुरम की एक अदालत ने सुनाया है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीजीपी रैंक के अधिकारी राजेश दास को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। राज्य में स्पेशल डीजीपी रहे दास ने 2021 में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस अधीक्षक का यौन उत्पीड़न किया था। अदालत ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन एसपी डी कन्नन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की थी। महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पानी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान दास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद अन्ना द्रमुक की सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जाँच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बिठाई गयी थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गयी। सीबीसीआईडी द्वारा स्पेशल डीजीपी और पुलिस अधीक्षक चेंगलपेट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A(2), 341, 506(1) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 1998 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया। महिला अधिकारी द्वारा दी गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए समिति का भी गठन किया गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि स्पेशल डीजीपी और अन्य ने उसे शिकायत दर्ज करने से रोका था। मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 में इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया था। इसे चौंकाने वाला और राक्षसी कहा गया था, जो तमिलनाडु पुलिस बल से संबंधित महिला अधिकारियों को प्रभावित करता था। अदालत ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि ये असाधारण मामला है, जिसकी जांच की निगरानी की आवश्यकता है। अदालत के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने अधिकारी को निलंबित कर दिया था, जबकि हाईकोर्ट जांच की निगरानी करना जारी रखे हुए था। दास ने मुकदमे को तमिलनाडु से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों की श्रृंखला ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए उनके अफसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। हाईकोर्ट द्वारा पिछले सभी आदेशों को रद्द करने की भी मांग की गई है। उन्होंने ये भी तर्क दिया चूंकि हाईकोर्ट ने बिना किसी स्थगन के समयबद्ध तरीके से मुकदमे को पूरा करने का आदेश दिया था, इसीलिए जांच सिस्टम पर कम से कम समय में चार्जशीट दाखिल करने का दबाव डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब हाईकोर्ट द्वारा जांच की निगरानी के लिए दर्ज स्वतः संज्ञान मामले को बंद कर दिया और आदेश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी पिछले आदेशों से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना निचली अदालत इस मामले पर अपने गुण दोष के आधार पर विचार करे। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने उस महिला को जमानत दी थी जिस पर अपने ही बेटे के साथ कथित बलात्कार के मामले में दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले में मुख्य संदिग्ध की मदद करने का आरोप है। जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा है कि एक्ट की धारा 29 के तहत अपराध का अनुमान खंडन योग्य है और ऐसे में अगर आरोपी मुकदमे के दौरान अदालत में साबित कर सकते हैं कि अपराध का अनुमान का खंडन करने वाले भौतिक साक्ष्य हैं तो उन्हें जमानत दी जा सकती है। ये मामला कुपवाड़ा थाना पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें पीड़िता नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि शब्बीर अहमद वार ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की मां याचिकाकर्ता को अपराध में सह अपराधी के रूप में आरोपी बनाया गया। हालांकि मुकदमे के दौरान पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने पिछले बयान को ये कहते हुए बदल दिया कि उसकी मां की अपराध में कोई संलिप्तता नहीं थी। जस्टिस धर ने जमानत अर्जी पर निर्णय देते हुए पीड़िता के बयान और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया, जिससे ये देखा जा सके कि याचिकाकर्ता अपनी बेगुनाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सक्षम था। अदालत ने मुख्य रूप से पूछताछ और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पीड़िता के बयानों की ओर इशारा किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने उसे बेहोश करने के लिए कभी कोई दवा नहीं थी। उसने ये भी कहा कि मां को फंसाने वाला उसका पिछला बयान पुलिस के प्रभाव में दिया गया था और ऐसे में पीठ ने पीड़िता के भाइयों के उन बयानों पर भी प्रकाश डाला जिन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में गवाही दी। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया। अदालत ने कहा कि इसीलिए याचिकाकर्ता अपने पक्ष में जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम रही। इसने ट्रायल कोर्ट की इस बात पर ध्यान नहीं देने के लिए भी आलोचना की कि पीड़िता ने खुद याचिकाकर्ता को दोष मुक्त कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि पुलिस अधिकारी ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत की अवमानना की है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने प्रतिवादी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति की अगली तारीख पर उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। 2 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले फैसला दिया गया और इसमें कोर्ट ने कहा था कि वैसा क्राइम जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें तत्काल गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी। मामले में याचिकाकर्ता पर अन्य के साथ आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया। ये बताया गया कि जब पहले आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसे जमानत दे दी गई और उसके पास से वाहन भी बरामद कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि क्योंकि पूरा लेन देन सिविल प्रकृति का था, इसीलिए उसे गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसने कहा कि जब उसके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका अदालत के समक्ष लंबित थी, प्रतिवादी ने 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा उसे अग्रिम जमानत अर्जी के बारे में सूचित करने के बावजूद गिरफ्तारी की। साथ ही याचिका में कहा गया है कि अरनेश कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी इस संबंध में किसी भी विचलन को गंभीरता से देखा जाएगा, क्योंकि इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अदालत ने मामले को 26 जून 2023 को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया है।
अब अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किशोर पर व्यसक के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने देखा कि अदालत को सीमा के तकनीकी आधारों पर विचार किए बिना योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। इसके बाद एएसजे सोनीपत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें किशोर पर व्यसक के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई थी। जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा है कि जाहिर है याचिकाकर्ता को पहले से ही संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के रूप में घोषित किया गया और फिलहाल भी याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह न्याय करे और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत की अदालत को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता किशोर है, परिसीमन के अति तकनीकी आधारों में जाए बिना गुण दोष के आधार पर ही मामले का फैसला करना चाहिए। अदालत किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 102 सपठित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अगस्त 2022 में पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को समय बाधित बताते हुए खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा है, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से अगस्त 2022 में याचिकाकर्ता को व्यसक मानकर मुकदमे का आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि आदेश के खिलाफ दायर अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत की अदालत ने मामले के गुण दोष में प्रवेश किए बिना मार्च में सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपील निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की गई। अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया। साथ ही बताते हैं आपको, न्यायालय को यह बताया गया कि याचिकाकर्ता की उम्र सिर्फ 17 वर्ष है और वे कानून की तकनीकी से परिचित नहीं है। कुछ गलतफहमियों के कारण याचिकाकर्ता 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि यहां तक कि राज्य में वकील का भी मानना है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को योग्यता के आधार पर अपील का निस्तारण करना चाहिए, न कि सीमा के तकनीकी आधार पर। याचिका स्वीकार करते हुए उसने कहा कि इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत की अदालत में वापस भेज दिया जाता है, जिससे बिना जोर दिए गुण दोष के आधार पर नए सिरे से फैसला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यात्री के निजी सामान की चोरी रेलवे द्वारा सेवा की कमी नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया। बता दें आपको कि जिसमें रेलवे को यात्री की चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि हम ये समझने में विफल है कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुरेंद्र भोला भारतीय रेलवे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और कमर में बंधी बेल्ट में 1 लाख रुपए नकद लेकर जा रहे थे। ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री से नकदी चोरी हो गई और यात्री ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष रेलवे के चोरी की गई राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा दायर किया। ये तर्क दिया गया कि पैसे की चोरी रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में कमी के कारण हुई थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने दावे की अनुमति दी है कि और साथ ही साथ रेलवे को यात्री को 1 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपीलों को खारिज कर दिया और जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि यात्री के निजी सामान की चोरी रेलवे द्वारा सेवा की कमी के दायरे में नहीं आती है। खंडपीठ ने कहा कि हम ये समझने में विफल है कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है।
15 निजी हज ऑपरेटरों को केंद्र सरकार द्वारा अयोग्य करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने 19 जून को याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। निजी हज ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। निजी हज ऑपरेटर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। निजी हज ऑपरेटर्स ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अयोग्य करार देने की वजह से अब वह हज करने वालों को हज पर भेजने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि कई हजियों ने उनके जरिए हज करने जाने के लिए बुकिंग किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से वे इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। निजी हज ऑपरेटर्स ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अयोग्य होने की वजह से अब वह हज करने वालों को हज पर भेजने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि कई हजियों ने उनके जरिए हज करने जाने के लिए बुकिंग किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अयोग्य किए जाने की वजह से वह इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। दरअसल 15 निजी हज ऑपरेटर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निजी हज ऑपरेटर्स को राहत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद तय कर दी है। जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा प्रीति चंद्रा को दी गई जमानत पर ईडी के आग्रह के बाद 16 जून तक रोक लगा दी थी। बता दें आपको कि जिसे अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया। हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से यह आग्रह किया था कि प्रीति चंद्रा को मिली जमानत को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं और ऐसे में इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने प्रीति चंद्रा के आग्रह पर उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दाखिल करने की इजाजत दे दी। दरअसल ईडी ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने पिछले साल यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा और कानोस्टी ग्रुप के राजेश मलिक को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए घर खरीदारों से फंड इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि ईडी के मुताबिक जिस मकसद से लिए रकम इकट्ठी की गई थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कॉग्निजेंस लिया, एक तो न्यूज़पेपर का, दूसरा जो व्हाट्सएप पे न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसको देखते हुए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स में फायर सेफ्टी की क्या पोजीशन है, इन लोगों के पास फायर सेफ्टी है या नहीं है। दूसरा, इनके जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं उसमें जो फायर के लिए एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपरली दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इसको लेते हुए आज कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हमें डायरेक्शन दिया है कि हम इस पर अपना एक फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। और आइए अब कॉम्पिटिशन एक्ट पर जानकारी देते हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको पूरी जानकारी इस एक्ट पर देंगे, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में आज ये हेल्ड किया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के दायरे में आता है। इनफैक्ट द कोर्ट रिमांडेड द मैटर बैक टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द मेरिट बेसिस। लेकिन ये कंपटीशन एक्ट है क्या? वाजपेयी गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया थ्रू द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। इट forbids anti-competitive agreements and corporate abuse of dominant position and combinations that have or are likely to have materially negative impact on the competition in India. In order to not only prevent negative effect on competition but also to sustain and foster pro-competitive behavior, the Competition Act was passed in 2002. पर ये एक्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? Competition Act is about applying rules to make sure the business and the companies are competing fairly with each other. This encourages enterprises to work efficiently. It creates wider choice for the customers and helps to reduce prices
and improve the quality of the product and the services that you are having. और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.